अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लूपाइरम के बारे में। फ्लूपाइरम एक फंजीसाइड भी है और इसके साथ साथ निमेटिसाइड भी है, यानी कि ये फंगस के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं और नेमाटोड्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फंगस पौधों के गलने सड़ने की बीमारी होती है। ये जड़ों पर या मुख्तलिफ पौधों के हिस्सों पर असरअंदाज हो सकती है, जैसे कि पत्तों पर या तने पर। इसके अलावा नेमाटोड्स ऐसे कीड़े होते हैं जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। ये ज़मीन में पाए जाते हैं और जड़ों पर असरअंदाज होते हैं। जड़ों में ये दाखिल होकर जड़ों में गांठें बना देते हैं, जड़ें फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, जिससे पौधों की नशोनुमा रुक जाती है, पौधों की खुराक का सिस्टम जो है वो मुतासिर होता है। और इसके अलावा फंगस भी निमाटोड्स की वजह से लग जाती है, तो ये डबल नुकसान कर रहे होते हैं पौधे का। जब फ्लूपाइरम शुरू में इस्तेमाल की जाने लगी तो इसका इस्तेमाल फंजीसाइड के तौर पर होता था, और फिर वक्त के साथ पता चला कि ये तो बहुत अच्छी निमेटिसाइड भी है, यानी कि निमाटोड्स पर भी ये तो बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। तो अब ये निमाटोड्स के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, जबकि शुरू में फंगस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। तो ये निमाटोड्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, बहुत किस्म के निमाटोड्स पर असरअंदाज होती है। इसके अलावा फंगस के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो ये किन निमाटोड्स या किन फंगस की बीमारियों पर असरअंदाज होती है वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। दोस्तों, फ्लूपाइरम पायरिडिनाइल इथाइल बेंजामाइड क्लास से ताल्लुक रखती है। ये फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, इसके अलावा सीड ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होती है और ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, यानी कि पौधों के तनों के साथ साथ इसको डालकर ताकि ये जड़ों तक पहुंच जाए, इस तरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज को लगाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है, यानी कि एहतियाती तौर पर पहले स्प्रे कर दें तो फंगस और निमाटोड्स लगने से बचाती भी है, और क्यूरेटिव भी है, यानी कि जब बीमारी लग जाए तो उसके बाद इस्तेमाल करें तो ये बीमारी को ख़त्म भी करती है। लेकिन याद रहे कि फंगस जब भी लगे तो उसको लगने के बाद ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, जब शुरू हो जाए तो उसको इस्तेमाल करने से वो मज़ीद बढ़ने से रुक जाएगी। तो हमेशा फंगस के लिए या तो पहले ही इस्तेमाल करें या फिर जैसे ही फंगस आपको नज़र आना शुरू हो तो आप इसको इस्तेमाल कर लें। और निमाटोड्स के लिए जितना मैंने देखा है रिसर्च में, तो इसको बिजाई के वक्त ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये 1-2 महीने के अंदर अपना पूरा असर दिखा दे। इसको टाइम लगता है, तो निमाटोड्स के लिए आपको इसे जड़ों में देना होगा। वो आप ड्रेंचिंग करके भी दे सकते हैं, पौधे उग गए तो उसके बाद, या फिर बीज को लगाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी जब फसल बड़ी हो जाए तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा तब ही है निमाटोड्स के लिए जब आप इसको बिजाई के वक्त या जर्मिनेशन के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करें। बात करें सिस्टेमिसिटी की, फ्लूपाइरम सादा सिस्टेमिक है, बाई डायरेक्शनल सिस्टेमिक नहीं है, यानी कि ये फुली सिस्टेमिक नहीं है। ये जाइलम में दाखिल होती है, फ्लोएम में दाखिल नहीं होती। पानी वाली नालियों में दाखिल होती है, खुराक वाली नालियों में दाखिल नहीं होती। पानी वाली नालियों में दाखिल होकर पौधे में नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर स्प्रे करने से नीचे की तरफ नहीं जाएगी। अगर तो बीमारी नीचे है तो आपको इसे नीचे ही देना होगा। इसके अलावा ये ट्रांसलैमिनर भी है, यानी कि पत्ते के ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये नीचे भी असर करेगी, और अगर पत्ते के नीचे भी लग जाए तो ये ऊपर तक असर करती है, यानी कि पत्ते के ये आर पार हो जाती है दोनों तरफ से। प्रोडक्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान में 2 ही ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें फ्लूपाइरम पाया जाता है। एक तो है वेलम 400 SC बायर की, याद रखें ये 40% है, यानी कि 400 ग्राम फी लीटर है। इसमें जब आप देखेंगे तो फ्लूपाइरम के साथ 38 पॉइंट कुछ परसेंटेज लिखी होगी, तो ये 40% होती है। इसमें वो जो 38% लिखी होती है वो वजन के हिसाब से होती है, यानी कि कितने वजन के लिक्विड में कितने वजन की दवाई शामिल है। जो हम आमतौर पर परसेंटेज देखते हैं वो होती है कितने लीटर लिक्विड में कितने ग्राम दवाई शामिल है, तो ये 40% ही होती है। तो 38% देखकर आप ये ना सोचें कि ये मुख्तलिफ है, बल्कि ये 38% आपको लिखा हुआ नजर आएगा उस पर, और साथ 400 SC भी लिखा हुआ मिलेगा। तो वेलम में ये अकेला एक जहर पाया जाता है फ्लूपाइरम। इसके अलावा लूना सेंसेशन है, वो भी बायर की है, 500 SC 50% है, लेकिन इसमें 50% फ्लूपाइरम नहीं है। इसमें 2 जहरों का मिक्सचर है, फ्लूपाइरम और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन। फ्लूपाइरम भी इसमें 25% है और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन भी 25% है। ये दोनों मिलाकर 50% का ये मिक्सचर है। अब हम बात करेंगे बीमारियों की कि किन बीमारियों पर फ्लूपाइरम असरअंदाज होती है। तो जब रिसर्च की गई तो जिन बीमारियों पर फ्लूपाइरम असरअंदाज हुई वो बीमारियां ये हैं।
दोस्तों ये थी वो बीमारियां जिन पर फ्लूपायरम ने असर किया, और जिन बीमारियों के लिए फ्लूपायरम इस्तेमाल तो की गई रिसर्च में, लेकिन उन बीमारियों पर इसका असर नहीं हुआ, वो बीमारियां ये हैं। तो ये थी वो बीमारियां जिनको फ्लूपायरम कंट्रोल नहीं करती। अब हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की कि ये कैसे काम करती है। दोस्तों आप इसके मोड ऑफ एक्शन को समझना चाहते हैं तो ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ एजोक्सिस्ट्रोबिन का। एजोक्सिस्ट्रोबिन भी एक फंजीसाइड है, वो एक दूसरी क्लास से ताल्लुक रखती है, लेकिन उसका काम करने का जो तरीकाकार है वो इससे मिलता जुलता है, मुख्तलिफ है, लेकिन तकरीबन उसी सिस्टम पर असरअंदाज होती है जिस पर ये असरअंदाज होती है, लेकिन इनकी जो जगह है जिस पर ये असरअंदाज होती है वो मुख्तलिफ है। फ्लूपायरम फंगस के या नेमाटोड के उस सिस्टम पे असरअंदाज होती है जिसमें एनर्जी स्टोर की जा रही होती है। ये सिस्टम इंसानों में भी होता है, जानवरों में भी होता है, हर जानदार चीज़ में ये सिस्टम होता है, लेकिन जिस जगह पर ये जाकर असरअंदाज होती है वो चीज़, वो जगह सिर्फ फंगस में या नेमाटोड्स में ही होती है जिसके साथ ये अटैच हो सकती है। इंसानों और जानवरों में वो जगह या पौधों में वो जगह मुख्तलिफ शक्ल की होती है, वहाँ पर ये अटैच नहीं हो सकती, वहाँ पर ये जाकर लग नहीं सकती, उसके अंदर फिट नहीं हो सकती। तो ये ज़रा कम्प्लेक्स टॉपिक था थोड़ा सा, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ। तो आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि जो फंगस पौधे से एनर्जी हासिल करेगी उसको वो वैसे ही स्टोर नहीं कर सकती, उसको उसने शक्ल बदल कर स्टोर करना होता है, उसको एटीपी में वो कन्वर्ट कर देती है और एटीपी की शक्ल में उसको स्टोर करती है। तो फंगस ने जो खुराक अब ली है पौधे से उसको वो तोड़ेगी, उससे एक तरह की एनर्जी बनेगी, फ्यूल बनेगा, या सादा जुबान में ये समझ लें कि दो तरह के तेल बना लेगी। तेल तो वो नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक पेट्रोल बना लेगी और एक डीजल बना लेगी। अब ये पेट्रोल और डीजल नहीं होता, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए ये टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो पेट्रोल पर वो सारा सिस्टम चल रहा होता है और डीजल पर थोड़ा बहुत सिस्टम चलता है, ज़्यादा नहीं। डीजल की इतनी ज़रूरत नहीं होती, डीजल ना भी हो तो वो सिस्टम चल सकता है। डीजल बहुत मामूली सी एनर्जी उसमें होती है। आप यूँ समझ लें कि दो तरह के इंजन हैं जो कि चल रहे होते हैं, और इसमें डीजल वाला इंजन बिल्कुल छोटा होगा और वो ना भी चले तो गाड़ी पेट्रोल पे ही चल सकती है। तो इस तरह बेसिकली ये पेट्रोल पर ही काम कर रही होती है, लेकिन डीजल एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर बन रहा होता है। और डीजल ऐसे है कि जब उस खुराक को तोड़ा जाता है तो खुराक को तोड़कर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें मिलती हैं, उनसे फिर मुख्तलिफ तरह की एनर्जी बनती है, मुख्तलिफ तरह के फ्यूल बनते हैं, एक डीजल और एक पेट्रोल। तो अब जो डीजल बनेगा, डीजल इस्तेमाल के लिए तो हमें इतना नहीं चाहिए, लेकिन डीजल बनाना पड़ता है फंगस को, क्योंकि अगर वो ना बनाएगी तो जो मादा जो कि डीजल बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो मटेरियल, वो वहाँ पे जमा होता रहेगा, और उसको अगर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो उससे डीजल नहीं बनेगा। और डीजल के साथ साथ एक और चीज़ बन रही होती है, वो चीज़ भी नहीं बनेगी। तो डीजल के साथ जो दूसरी चीज़ बन रही होती है उसको वो सिस्टम दोबारा इस्तेमाल कर रहा होता है खुद को चलाने के लिए। तो डीजल तो एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर इजाफी चीज़ बन रही होती है, हमें डीजल नहीं चाहिए होता, लेकिन जो उसके साथ दूसरी चीज़ बन रही होती है, असल मकसद हमारा वो होता है उसको हासिल करने का। तो उसको दोबारा वो अपने सिस्टम में दाखिल कर लेता है और उसको इस्तेमाल करके तो वो सिस्टम चलता रहता है। जो डीजल के साथ दूसरी प्रोडक्ट बन रही है, अगर वो बनना बंद हो जाए तो सिस्टम काम करना बंद कर देगा। सिस्टम जब नहीं चलेगा तो पेट्रोल भी साथ नहीं बनेगा। तो पेट्रोल तो हमें चाहिए अपने सिस्टम चलाने के लिए, ताकि एनर्जी को हम एटीपी की शक्ल में कन्वर्ट कर सकें। ये जिस मशीन की मैं बात कर रहा हूँ जो कि डीजल बना रही होती है और उसके साथ एक और चीज़ बना रही होती है, ये मशीन होती है कम्प्लेक्स 2, या इसको पंप नंबर 2 कह सकते हैं। आप एजोक्सिस्ट्रोबिन वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये पंप कैसे काम कर रहे होते हैं। 4 पंप होते हैं, तो ये दूसरा पंप है, उसमें कम्प्लेक्स 2 इसको कहते हैं। ये जो मशीन है ये कम्प्लेक्स 2 है, और इसमें जो डीजल मैंने आपको बताया है वो FADH है, और जो पेट्रोल मैंने बताया है वो NADH है। एक FADH और एक NADH, ये दो तरह के फ्यूल बन रहे होते हैं। और इसके अलावा जो चीज़ मैंने बताई है कि डीजल के साथ यानी FADH के साथ इजाफी चीज़ बन रही होती है, वो फ्यूमेरेट है, उसको फ्यूमेरेट कहा जाता है। तो ये मैंने टर्म्स पहले इस्तेमाल नहीं की ताकि मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा सकूं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मज़ीद अगर आप इसके सिस्टम को समझना चाहते हैं तो एजोक्सिस्ट्रोबिन वाली वीडियो पर जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो फ्लूपायरम के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।